हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी विद चित्रलेखा में। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और स्टडीज़ भी आप लोगों की अच्छे तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस करने वाले हैं। ये मॉडर्न हिस्ट्री की जो सीरीज़ चल रही है ये उसका दूसरा एपिसोड है। पहले एपिसोड में हमने इससे पिछली वीडियो में हमने 30 क्वेश्चंस लिए थे, उनको डिस्कस किया था। आज की क्लास में भी हम लोग 30 क्वेश्चंस लेंगे और उनको डिस्कस करेंगे, उनके ऑप्शंस पर भी चर्चा करेंगे, जिससे कि क्वेश्चन के अलावा और भी जो भी क्वेश्चन बने वो आप लोगों का छूटे नहीं, ऐसा मैं प्रयास करूँगी। तो हम लोग जल्दी से अपनी क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी, अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, नोटिफिकेशंस में ऑल कर लीजिए, जिससे कि आने वाले सभी वीडियोस की जानकारी आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और वीडियो पसंद आएगा तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। क्लास को शुरू करते हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं वो है, भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया था? मैं ऑप्शंस यहाँ पर नहीं रीड करूँगी, मैं सीधे आंसर बताऊँगी और उससे जो आंसर से जुड़े हुए फैक्ट होंगे उनके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। तो जो सिविल सेवाओं के सूत्रधार थे भारत में, उनका नाम था ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो हैं, इन्होंने सिविल सेवाओं को शुरुआत की थी, उनको अमल में लाया था, या कहेंगे ज़मीनी स्तर पर जमींदारी व्यवस्था थी, ठीक है। ये बेसिकली पश्चिम बंगाल में लागू हुई थी, वेस्ट बंगाल में लागू की गई थी। इसमें क्या होता था कि जो जमींदार लोग होते थे उनको भूमालिक बना दिया जाता था, और जो किसान होते थे, जो कामगार होते थे, वो केवल काम करने के लिए वहाँ पर होते थे, ठीक है। और एक बात और लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में, कि इनका जो मकबरा है वो गाजीपुर में बना हुआ है, ठीक है। गाजीपुर जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, वहाँ पर इनका मकबरा बना हुआ है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो ये भी फैक्ट्स आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो जो पहला कथन है वो है, इंग्लैंड की रानी 1858 में भारत की महारानी घोषित हुई थी। दूसरा कथन कह रहा है, राजा जॉर्ज फिफ्थ तथा रानी मैरी ने 1911 में दिल्ली दरबार रखा था। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है केवल 2। इसका मतलब ये है कि जो ऑप्शन कथन नंबर 1 है वो गलत है। जो इंग्लैंड की महारानी हैं 1858 में नहीं घोषित हुई थी, उससे पहले इंग्लैंड की शासन व्यवस्था में पहले से ही राजा या रानी का जो सिस्टम होता है वो चलता चला आ रहा था। तो पहला ऑप्शन यहाँ से, पहला जो कथन है ये कट जाएगा। दूसरा है, जॉर्ज फिफ्थ और रानी मैरी, ये 1911 में जो है भारत आए थे, ठीक है। और इन्हीं के स्वागत में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। और दिल्ली दरबार का जब आयोजन किया गया था तो इसमें क्या क्या काम हुए थे हम वो भी देख लेते हैं। कि यहाँ पर जो है दिल्ली दरबार आयोजित हुआ गया था, और 1905 में जो बंगाल विभाजन हुआ था, ठीक है, बंगाल विभाजन जो हुआ था 1905 में, दिल्ली दरबार में उसको रद्द कर दिया गया था। एक बात ये हो गई। दूसरी बात ये हुई थी कि जो राजधानी थी वो कोलकाता से या कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर दी गई थी। ये 2 बातें, मुख्य बातें दिल्ली दरबार में हुई थी, ठीक है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। या अच्छा, एक चीज़ और मैं यहाँ पर आप लोगों को बता दूं कि इंग्लैंड की जो महारानी 1858 में रानी घोषित नहीं हुई थी। 1858 का जो चार्टर एक्ट आया था, 1858 का चार्टर एक्ट, जो कि 1857 की क्रांति के बाद आया था। 1857 की क्रांति के बाद जो एक्ट आया था, वहाँ उसको महारानी ने श्वेत पत्र एक जारी किया था और कंपनी का शासन भारत में समाप्त कर दिया था, और जो शासन था वो ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चला गया था, ठीक है। तो इससे जुड़ी हुई ये बात है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम्स में। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो कह रहा है, अमृत बाजार पत्रिका जो मैगजीन थी, इसकी स्थापना किसने की थी? वैसे यहाँ पर स्थापना नहीं होना चाहिए, संपादन होना चाहिए, तो हम इसको संपादन कर लेते हैं, ठीक है। या इसके संपादक कौन थे? तो अमृत बाजार पत्रिका के जो संपादक थे वो ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट होगा, शिशिर कुमार घोष थे, ठीक है। शिशिर कुमार घोष ने जो है अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन ये करते थे। और अमृत बाजार पत्रिका जो है कब बंगला भाषा में प्रकाशित होती थी, बंगला भाषा में, ठीक है, बंगला भाषा में, ये आप लोग याद रखेंगे। और इसका जो फर्स्ट कॉपी निकली थी वो 20 फरवरी 1868 में निकली थी, ठीक। उसके बाद एक और इससे जुड़ा हुआ बहुत अच्छा फैक्ट है, वो मैं बता दूं आप लोगों को यहाँ पर, कि
अमृत बाजार पत्रिका ये वही समाचार पत्र था या पत्रिका थी जो कि लिटन का जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, जिसमें कि क्या था कि जो भारतीय समाचार पत्र थे भारतीय भाषा में जो प्रकाशित होते थे उनको बैन कर रहा था। तो ये वर्नाकुलर, ये जो अमृत बाजार पत्रिका थी वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए रातों रात इंग्लिश अखबार में, इंग्लिश साप्ताहिक प्रकाशन में परिवर्तित हो गई थी। ठीक है, ये बात भी आप लोग ध्यान रखेंगे, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, निम्नलिखित अखबारों में से कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, लीडर। लीडर जो समाचार पत्र था ये उदारवादियों की नीति का प्रचार एवं प्रसार करता था। अच्छा, उदारवादी कौन थे? उदारवादी वो लोग थे जो सत्य अहिंसा में विश्वास रखते थे। ठीक है, जिसमें उदारवादियों में महात्मा गांधी, राजा राम मोहन राय और पंडित मदन मोहन मालवीय, ठीक है, ये सब लोग आते थे। अच्छा, अब हम इनके प्रकाशक, लीडर का प्रकाशक कौन थे वो देख लेते हैं। तो लीडर के जो प्रकाशक थे ये पंडित मदन मोहन मालवीय थे। ठीक है, पंडित मदन मोहन मालवीय, ये बात भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ये पूछ दिया जाता है एग्जाम्स में। ओके, और जो 21 ईयर से इसका प्रकाशन शुरू हुआ था, तो 1909 से लीडर का प्रकाशन शुरू हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, झंडा गीत किसने लिखा था? तो झंडा गीत, पहले तो ये जान लेते हैं झंडा गीत है कौन सा। तो जो विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, ये जो गीत है ये आपका झंडा गीत कहलाता है। ठीक है, और इसके लेखक कौन है? इसके लेखक जो हैं ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट है, श्यामलाल गुप्ता पार्षद जो हैं, इन्होंने विजयी विश्व तिरंगा प्यारा इसको झंडा गीत को लिखा था। अच्छा, अब ये झंडा गीत अपनाया कब गया इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो 1938 में कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था। ठीक है, 1938 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, वहाँ पर सबसे पहले झंडा गीत गाया गया था और इसी अधिवेशन में इस झंडा गीत को स्वीकार किया गया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, नागरिक सेवाओं सिविल सर्विसेज के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांततः कब स्वीकार किया गया? तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 1853 में। ये जो एक्ट है पहले से बन गया था लेकिन ये लागू 1853 में हो पाया था। ठीक, अगला क्वेश्चन लेंगे, किस अधिनियम के तहत, क्वेश्चन नंबर 7 देख रहे हैं हम, लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिल गया था? तो जो ऑप्शन नंबर ए है ये करेक्ट ऑप्शन है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का जो आया था, इसमें लॉर्ड कॉर्नवालिस उस समय गवर्नर जनरल थे। तो इस एक्ट में गवर्नर जनरल को ये शक्ति दी गई थी कि वो काउंसिल जो होती थी उसके फैसलों को रद्द कर सकता था। ठीक है, और गवर्नर जनरल को ही सेनापति की शक्तियां भी इस एक्ट के द्वारा दे दी गई थी। ठीक, इसका विस्तृत सारे एक्ट, भारत का जो संवैधानिक विस्तार है, आप लोग उसमें जाकर के पढ़ सकते हैं। ये इसी स्टडी विद चित्रलेखा में एक प्लेलिस्ट है पॉलिटी की क्लासेस की, तो वहाँ पर एक विस्तृत वीडियो है जहाँ पर कि भारत के संवैधानिक विकास से जुड़े हुए सारे एक्ट्स मैंने एक्सप्लेनेशन एंड इलेबोरेशन के साथ करवाए हैं विस्तृत रूप से, तो आप लोग वहाँ से इसकी डीप स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेंगे अब हम, क्वेश्चन नंबर 8 कर रहे हैं, भारत में स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। तो ये जो 3 घटनाएं दे रखी हैं, हमें इनका जो है ऑर्डर बताना है। तो पहला है मेरठ षड्यंत्र केस, गांधी इरविन समझौता और मैकडॉनल्ड का सांप्रदायिक पंचाट। अच्छा, तो अब हम समझ लेते हैं कि कौन कौन सी घटना किस किस ईयर में हुई। वैसे जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो होने वाला है आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सबसे पहले मेरठ षड्यंत्र केस हुआ जो कि मार्च 1929 में हुआ। ठीक है, 1929 में। उसके बाद गांधी इरविन समझौता हुआ, गांधी इरविन समझौता आपका हुआ था 5 मार्च 1929 में। ठीक, ये मैं इधर लिख देती हूँ, 5 मार्च 1929। ठीक, उसके बाद मैकडॉनल्ड का जो सांप्रदायिक पंचाट आया ये 16 अगस्त
आज ही के दिन आया था 16 अगस्त की तारीख में, ठीक है, 1932 पे, ठीक है। तो इनका जो बन गया असेंडिंग ऑर्डर वो यही बन गया, ये आया था मार्च 29 में, 5 मार्च से पहले आया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 देख रहे हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान साइमन कमीशन की नियुक्ति निम्न में से किस उद्देश्य के लिए हुई थी? अच्छा, तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 1919 के जो सुधार होने वाले थे, 1919 का जो अधिनियम आया था, भारत परिषद अधिनियम, उसमें जो भी मतलब एक्ट लागू किए गए थे, जो व्यवस्थाएं बनाई गई थी, उनकी समीक्षा करने के लिए साइमन कमीशन की नियुक्ति की गई थी, ठीक है। साइमन कमीशन में 7 सदस्य थे, 7 सदस्य थे, ठीक है। 7 सदस्यीय एक कमेटी बनाई गई थी। और अच्छा, एक यहाँ पर मुझसे मिस्टेक हो गई कि 1919 का भारत काउंसिल एक्ट तो था ही वो, लेकिन इसको एक नाम दिया गया था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, ठीक है। ये नाम था इस एक्ट का। इस नाम से भी पूछ दिया जाता है कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार किसको कहते हैं। आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा 1919 का अधिनियम, 1927 का, 1976 का, ऐसे करके 1976 नहीं, 1776 का, ऐसे करके 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। तो आपको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड का नाम बताना रहेगा। तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो है 1919 का जो एक्ट आया था उसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं, ठीक है। तो जो साइमन कमीशन था, 7 सदस्यीय एक समिति थी। इसका उद्देश्य था कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की जांच करना, जो भी एक्ट लागू किए गए हैं उनकी क्या प्रगति हो रही है, कहीं विरोध तो नहीं हो रहा है, क्या क्या उनकी प्रोग्रेस हुई है, ये सारी चीज़ें साइमन कमीशन इसका जो है पूरा जायजा लेने आया था। अच्छा, अब बात कर लेते हैं साइमन कमीशन कब भारत आया था। तो साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को भारत पहुंचा था, ठीक है। 1928 को भारत पहुंचा था। 1927 में इसका गठन हुआ था, ठीक, ये बात ध्यान रखेंगे। और एक बात और ध्यान रखेंगे कि इसमें 7 के 7 जो थे ब्रिटिश सांसद थे, कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, इसलिए इसका विरोध भी हो रहा था, ठीक। और लाला लाजपत राय जो कि साइमन गो बैक के नारे लगा रहे थे, जहाँ पे सत्याग्रह कर रहे थे, और यही लाठी चार्ज जो हुआ उसमें उनकी मृत्यु भी हो गई। ये वही वाला साइमन कमीशन की बात हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ पुस्तकें दे रखी हैं, एक तरफ हमको लेखक दे रखे हैं, ठीक है। तो जो पहला ऑप्शन है इंडियन स्ट्रगल, पहली जो पुस्तक है इंडियन स्ट्रगल किसने लिखी है? ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा लिखी गई थी। तो इसको ए को हम 4 से मैच कर देंगे। इंडिया इन ट्रांजिशन किसके द्वारा लिखी गई? ये एम.एन. रॉय के द्वारा लिखी गई, तो ये 2 से मैच हो जाएगा। वेकअप इंडिया जो है एनी बेसेंट ने लिखी थी, ठीक है, ये 3 के साथ मैच हो जाएगा। और ट्रांसफ़र ऑफ पावर इन इंडिया ये वी.पी. मेनन ने लिखी थी, ठीक। तो ये पुस्तकें सारी मैच हो गई। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, पुस्तकें एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। अगला क्वेश्चन लेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 11 देख रहे हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है, आया है एग्जाम्स में, तो इस पर आप लोग स्टार मार्क कर लीजिएगा, ठीक है। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, विंस्टन चर्चिल। यहाँ पे चर्चिल है, अगर कभी आप आ जाता है ऑप्शन में विंस्टन चर्चिल, तो इनका पूरा नाम विंस्टन चर्चिल था, ठीक है। विंस्टन चर्चिल जो है भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे, और ये कंजर्वेटिव पार्टी से, कंजर्वेटिव पार्टी, 2 पार्टियां हैं वहाँ पे, कंजर्वेटिव और लिबरल, तो ये कंजर्वेटिव पार्टी के नेता थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन किस शहर में हुआ था? हमें बताना है। तो 1938 का जो अधिवेशन है ये हुआ था हरिपुरा में, ये वाला अधिवेशन हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये करेक्ट आंसर होगा। 1938 का कांग्रेस का जो अधिवेशन है वो हरिपुरा में हुआ था, और इसके जो अध्यक्ष हैं वो एस.सी. बोस को चुना गया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को
इसका अध्यक्ष चुना गया था। अध्यक्षता जो हरिपुरा अधिवेशन है उसकी अध्यक्षता किसने की थी? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने की थी। अच्छा, उसके बाद एक यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात मैं फिर बता देती हूँ आप लोगों को कि इसके बाद अगला अधिवेशन जो हुआ था 1939 का, ठीक है, ये इस अधिवेशन, ये त्रिपुरी अधिवेशन कहा जाता है। त्रिपुरी अधिवेशन, त्रिपुरी अधिवेशन का क्या है? त्रिपुरी अधिवेशन में भी 1939 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस को ही अध्यक्ष चुना गया, लेकिन जो कांग्रेस पार्टी के ही एक अन्य सदस्य थे, पट्टाभी सीतारमैया थे, इनको जो है महात्मा गांधी का सपोर्ट था, या वो ये कह लिया जाए कि ये उनकी तरफ से बिलोंग करते थे, नरम दल से आते थे। तो इनके बीच, पट्टाभी सीतारमैया और नेताजी सुभाष चंद्र के बीच कुछ डिस्प्यूट हो गया अध्यक्षता को लेकर, ठीक है। तो जब डिस्प्यूट हो गया तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने त्रिपुरी अधिवेशन से इस्तीफा दे दिया, और उस त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता की थी जब एससी बोस ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। ये बात आप लोग याद रखेंगे, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में बन चुका है, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, 1927 की बटलर कमेटी, इसका क्या उद्देश्य था? ठीक है, तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी। भारत सरकार और देसी राज्यों के बीच के संबंधों को सुधार करने के लिए बटलर कमेटी का गठन 1927 में किया गया था। और जो हारकोर्ट बटलर हैं, ठीक है, हारकोर्ट बटलर, इन्होंने इस कमेटी की अध्यक्षता की थी। इन्हीं के नाम पर ही इस कमेटी का नाम बटलर कमेटी रखा गया था। अगला क्वेश्चन लेंगे हम, भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो यहाँ पे एक इसके ऑप्शंस भी हम लोग ले लेते हैं। तो जो पहला ऑप्शन है वो BR अम्बेडकर, दूसरा है जवाहरलाल नेहरू, तीसरा है महात्मा गांधी, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात आप लोग, मतलब क्विट इंडिया मूवमेंट सभी ने पढ़ रखा है। तो क्विट इंडिया मूवमेंट जो है, इसका, इस आंदोलन का, जो कि 1942 में चलाया गया था, शुरू हुआ था, तो इस आंदोलन का जो नेतृत्व है किसी ने नहीं किया था। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन होने वाला है कि इनमें से कोई नहीं। क्विट इंडिया मूवमेंट जब शुरू होने वाला था, ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट का जो रेजोल्यूशन पास किया गया था वो बम्बई के ग्वालियर टैंक में पास हुआ था, कांग्रेस के अधिवेशन में, लेकिन आई थिंक ये 7 अगस्त को आया था, ठीक है। 7 अगस्त को जब क्विट इंडिया मूवमेंट का रेजोल्यूशन पास हो गया, उसके बाद ये आंदोलन शुरू ही होने वाला था। जो अंग्रेज गवर्नमेंट थी, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उसने एक ऑपरेशन चलाया जिसको नाम दिया गया ऑपरेशन 0R नाम दिया गया था। ऑपरेशन 0R चला करके जितने भी क्विट इंडिया मूवमेंट से जुड़े हुए नेता थे, सबको आंदोलन शुरू करने से पहले ही जेल में डाल दिया, ठीक है। तो ये जो आंदोलन था, इसके लिए कहा जाता है कि क्विट इंडिया मूवमेंट अर्थात भारत छोड़ो आंदोलन एक नेतृत्व विहीन आंदोलन था, लेकिन यह स्वतः स्फूर्त आंदोलन था, ठीक है। ये स्टेटमेंट दे दिया जाता है एग्जाम्स में कि नेतृत्व विहीन स्वतः स्फूर्त आंदोलन कौन सा था? तो आपको ऑप्शन में दे दिया जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन और सन्यासी विद्रोह। मान लीजिए चौथा ऑप्शन दे दिया गया अहमदाबाद हड़ताल, ठीक है। तो जो करेक्ट ऑप्शन आप लोग लगाएंगे भारत छोड़ो आंदोलन या फिर क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक। अगला क्वेश्चन लेंगे अब हम लोग, क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? 1947 के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो दिल्ली अधिवेशन की जो अध्यक्षता है ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। इसमें ये ऑप्शन है नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी में हम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ऐड कर लेते हैं, ठीक है। ये कांग्रेस का आखिरी अधिवेशन था जो आज़ादी के पहले हुआ था, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसकी अध्यक्षता की थी 1947 के दिल्ली के कांग्रेस के अधिवेशन की, ठीक। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, करो या मरो, डू और डाई का मंत्र किसने दिया? तो करो या मरो का जो नारा है वो महात्मा गांधी ने दिया था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, ठीक है। और ये कब दिया था? क्विट इंडिया मूवमेंट के समय दिया था। क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पे, अर्थात भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम पर ये नारा महात्मा गांधी के द्वारा
दिया गया था, जो कि 1942 में शुरू हुआ था। अगस्त प्रस्ताव भी, अगस्त घोषणा भी इसको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन लेंगे हम, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन, जो कि 1931 में हुआ था, की अध्यक्षता की थी? ठीक है, तो कराची अधिवेशन की जो अध्यक्षता है ये सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी 1931 में जो हुआ था। और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एकमात्र अधिवेशन था कांग्रेस का जिसकी अध्यक्षता की थी। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने, वल्लभ भाई पटेल ने किसी भी कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की थी। अच्छा, 1931 में एक और इम्पॉर्टेंट बात हुई थी, उसके बारे में भी हम लोग यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं कि 1931 में गांधी इरविन समझौता भी हुआ था। ठीक है, गांधी इरविन समझौता हुआ था। तो जब ये अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, तो उसमें से गांधी जी जो है गए थे भाग लेने के लिए, जहाँ पर इंग्लैंड गए थे भाग लेने के लिए। SS राजपुताना इनके जहाज का नाम था, उससे ये गए थे और ये कांग्रेस के प्रतिनिधि बनकर जो है महात्मा गांधी गए थे इंग्लैंड। ठीक है, इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। SS राजपुताना का नाम भी याद रखेंगे, ये एग्जाम्स में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था? तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है कि इस ऑप्शन नंबर बी, इसके सभी सदस्य जो है अंग्रेज थे। 1928 में भारत आया था साइमन कमीशन संवैधानिक सुधारों की चर्चा करने के लिए, और ये 7 सदस्य थे। ये इसकी चर्चा हम पीछे भी कर चुके हैं। साइमन कमीशन की 7 सदस्य थे, 7 के 7 जो है अंग्रेज थे, इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, इसीलिए इसका विरोध हो रहा था। लाला लाजपत राय जो कि सत्याग्रह कर रहे थे, उनको लाठीचार्ज हुआ, उनकी इस आंदोलन के दौरान मृत्यु भी हो गई थी। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, भारत में द्वैध शासन जिसे डायरकी बोलते हैं कब प्रारंभ किया गया? तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। यहाँ पे रिफॉर्स लिखा हुआ है, ये रिफॉर्म है। ठीक है, रिफॉर्म, इसको रिफॉर्मा कर लीजिएगा, रिफॉर्म 1919 से डायरकी या जिसे द्वैध शासन कहते हैं, द्वैध शासन की शुरुआत हुई। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। और हाँ, इसके बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि 1919 का जो अधिनियम है इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी कहा जाता है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। 1909 में जो अधिनियम आया था जिसमें पृथक निर्वाचन की बात हुई थी, हिंदू मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल जिनमें चुना गया था, मॉडले मिंटो था वो 1909 में जो आया था। ठीक है, तो मॉडले मिंटो भी पूछा जाता है, आप लोग इसको भी ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन लेते हैं, सूची 1 और 2 को सम्मिलित करना है। ठीक है, तो पहला है ए, अगस्त घोषणा। अगस्त घोषणा हम किसको कहते हैं? अगस्त घोषणा को आप मैच कर दो मॉन्टेग्यू के साथ। मॉन्टेग्यू जो है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो है उसी को अगस्त घोषणा कहते हैं। अगस्त प्रस्ताव, अगस्त प्रस्ताव लॉर्ड लिन्थगो इसके साथ जाएगा। अगस्त संकल्प ये आएगा महात्मा गांधी जब इन्होंने ग्वालियर टैंक में भारत छोड़ो आंदोलन का जो है इन्होंने घोषणा की थी। और प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस M.A. जिन्ना अर्थात मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना ने जब प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कांग्रेस के विरोध में मनाया था तब तो ये जो है प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मोहम्मद अली जिन्ना के साथ जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित में से किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी? तो जो बारदोली सत्याग्रह है, बारदोली सत्याग्रह जो हुआ था उसमें वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी। ठीक है, उस आंदोलन का जो नेतृत्व है सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा ही किया गया था, और वहीं की महिलाओं के द्वारा वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि भी दी गई थी। ठीक, ये बात याद रखिएगा। अगला देखते हैं, किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों का जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया था? तो जो करेक्ट ऑप्शन है रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर जो हैं इन्होंने विदेशी कपड़ों की जो होली जलाई गई थी असहयोग आंदोलन के दौरान उसको एक निष्ठुर बर्बादी बताया था। अब रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में बात कर लेते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर इन्होंने हमारा जो राष्ट्रगान है जनगण अधिनायक लिखा है। ठीक है, आमार सोनार बंगला इन्होंने 1905 में जब बंगाल विभाजन हुआ था
इन्होंने अमर सोनाल बांग्ला लिखा था, जो कि इस समय बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत है, ठीक है, ये बांग्ला भाषा में है। इसके अलावा रविन्द्रनाथ टैगोर, इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है गीतांजलि। गीतांजलि के लिए इन्हें 1913 में भारत के पहले ऐसे नागरिक हैं रविन्द्रनाथ टैगोर जिनको साहित्य का प्रथम नोबेल पुरस्कार मिला था, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि इन भारत के प्रथम नागरिक हैं जिन्हें रविन्द्रनाथ टैगोर, जिनको नोबेल पुरस्कार दिया गया और इनको साहित्य की कैटेगरी में दिया गया था, ठीक। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख किसने बनाया था? तो भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख या प्रपोजल जो है महात्मा गांधी के द्वारा बनाया गया था। महात्मा गांधी ने बम्बई के ग्वालियर टैंक में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था वहाँ पर इसका प्रस्ताव पेश किया था। इसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं ऊपर के क्वेश्चंस में, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 है ये। महात्मा गांधी, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर के बाहर स्थित है? बाहर स्थित होने का मतलब ये है कि किस नगर के पास है, ये भी कह सकते हैं, एक तरीके से ये क्वेश्चन बनेगा। तो जो अहमदाबाद है, अहमदाबाद के पास जो है साबरमती आश्रम स्थित है, ठीक है। और जो अहमदाबाद है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ये साबरमती नदी के किनारे बसा हुआ है, ये बात भी आप लोग याद रखेंगे, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद किसे कांग्रेस अध्यक्ष चुना गया? तो जो त्रिपुरी का अधिवेशन है ये हम अभी पीछे पढ़ चुके हैं, 1939 में हुआ था, जिसका अध्यक्ष जो है किसको चुना गया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस को चुना गया था। लेकिन पट्टाभी सीतारमैया के साथ कुछ डिस्प्यूट हो गया। इस डिस्प्यूट की वजह से नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अपने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। तब उनके इस्तीफा देने के बाद तो जो अध्यक्ष चुने गए वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चुने गए थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेंगे हम। अगला क्वेश्चन है, किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? तो ये जो सुझाव है महात्मा गांधी जी ने दिया था कि जब हमें आज़ादी मिल जाए तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को जो है समाप्त कर दिया जाए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी सम्मेलन में वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था, लेकिन वो बन नहीं पाए थे त्रिपुरी में, ठीक है। उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। और कौन बना था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। तो यहाँ इस क्वेश्चन में पूछ रहा है त्रिपुरी जो है कहाँ पर है? तो त्रिपुरी जो है जबलपुर में स्थित है, MP में पड़ता है, ठीक, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी जो है दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो ये 1915 में लौटे थे, ठीक है। 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? किसने कहा था? ये किसका कथन है? कथन वाले क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, स्टेटमेंट पूछ दिया जाता है। तो जवाहरलाल नेहरू जो हैं इन्होंने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया। कब? जब गांधी जी की मृत्यु हो गई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किसने की थी? अच्छा, फिनिक्स फॉर्म की स्थापना जो है महात्मा गांधी ने की थी। अब ये फिनिक्स फॉर्म है कहाँ? साउथ अफ्रीका में जब थे महात्मा गांधी तो इन्होंने डरबन में, ठीक है, डरबन में फिनिक्स फॉर्म की स्थापना की थी। डरबन में किस ईयर में की थी? 1904 में की थी, ठीक। ये बात आप लोग याद रखेंगे। तो आज के ये 30 क्वेश्चंस हैं। आई होप ये क्वेश्चंस, ये क्लास आप लोगों को अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। आप लोग अपने व्यूज़ मेरे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर करिएगा और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करिएगा और शेयर भी करिए। चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, पढ़ते रहिए। अगली क्लास में फिर हम आगे इस सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।